नमस्ते और नमस्ते और जय श्री राम सभी दर्शकों को। आज हमारे साथ है प्रतीक बोराड़ी जी और हम चर्चा करने वाले हैं इमरजेंसी फ़िल्म के ऊपर। जब से फ़िल्म का पोस्टर आया, टीज़र आया, ट्रेलर आया, तब से काफ़ी लोगों में इस फ़िल्म के बारे में हाइप थी कि ये फ़िल्म एक्चुअली कैसे होगी और इसमें इंदिरा गांधी के बारे में क्या-क्या सच दर्शकों को देखने मिलेगा। फ़िल्म के हाइप के अनुसार प्रतीक जी आपने अभी फ़िल्म देखी थी कुछ दिन पहले, तो आपके हिसाब से फ़िल्म कैसी है? सर्वप्रथम तो धन्यवाद वरुण जी मुझे बुलाने के लिए। तो फ़िल्म मैंने परसों ही देख ली थी रिलीज़ होने के बाद में। मैं सच कहूँ तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं था कि फ़िल्म में कुछ महिमा मंडन वगैरह किया गया होगा, क्योंकि अभी कंगना रनौत बीजेपी के साथ में वो जुड़ी हुई है। तो मैं जस्ट ये सोच कर के गया था कि चलो फ़िल्म टेक्निकली नहीं भी होगी ना कुछ ख़ास उतनी बनी हुई, तो एट लीस्ट उसमें कुछ गलत तो नहीं दिखाया गया होगा या प्रोपेगेंडा तो नहीं होगा। हालाँकि कंगना रनौत को लेकर के मैं पिछले 3 वर्षों से ही मैंने दूरी बनाई है। हालाँकि उससे पहले मैंने उनके समर्थन में कुछ वीडियोज़ भी बनाए थे हमारे चैनल पर। और उसके बाद मैंने जिस प्रकार के वक्तव्य वगैरह देखे, तो वो राष्ट्रवादियों को ही एक प्रकार से अ, घेरे में लाने फँसाना की कहिए कोशिश या की। उनका मज़ाक उड़ाना कहिए, जो भी शब्द जिसको उपयोग करना है, उस प्रकार के कुछ वक्तव्य मैंने देखे, तब से मैंने दूरी बना ली थी। और फिर भी मुझे इस फ़िल्म से कुछ ऐसा नहीं लगा था कि भाई इसमें कुछ इतना एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के कांग्रेस का या वो इमरजेंसी के पीरियड का जस्टिफिकेशन होगा या महिमा मंडन किया गया होगा, ऐसा तो कम से कम मुझे नहीं लगा था। पर परसों जब मैंने फ़िल्म को देखा, तो मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता इस लेवल पर जाकर के इमरजेंसी के पीरियड का जस्टिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। और जिनके ऊपर अन्याय हुआ वो तो छोड़ ही दीजिए, अटल जी वगैरह जिनको जेल में इतना प्रताड़ित किया गया था, उनकी अपेक्षा इंदिरा गांधी की पीड़ा दिखाने पर फ़िल्म का फ़ोकस ज़्यादा था कि वो उस समय कितनी ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा में थी। बार-बार आईने के सामने जाकर के उनको एकदम विचित्र-सा उनका चेहरा आईने में दिख रहा है, इतना ज़्यादा अंदर से उनको पीड़ा हो रही थी, इतना ज़्यादा वो मेंटल ट्रॉमा में थी, इस प्रकार का चित्रण फ़िल्म में किया गया है। और जितना कुछ ठिकरा है, जो कुछ भी चलो नसबंदी के बारे में जो बातें हम सुनते हैं या जिन लोगों को अरेस्ट वगैरह किया गया था, वो सारा का सारा ठिकरा उठा करके संजय गांधी के ऊपर फोड़ दिया गया है। और इंदिरा गांधी को पूरी तरीके से क्लीन चिट दे करके, व्हाइट वॉश तो बहुत छोटा शब्द होगा, पूरा महिमा मंडन फ़िल्म में किया गया है। और वो इतना सटल सटल वे में भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी-किसी को सटल लगे, जिनको नहीं पता है कुछ बातें, वो कह सकते हैं कि नहीं भाई फ़िल्म न्यूट्रल लगती है। तो न्यूट्रल और सटल तो मुझे कहीं से भी नहीं लगी, उल्टा खुलकर ये फ़िल्म कांग्रेस का, इंदिरा गांधी का महिमा मंडन करती है और उन्हें एक सबसे महान राष्ट्रवादी नेता के रूप में फ़िल्म में प्रस्तुत किया है। और उनके सामने अटल जी हो या बाकी जितने भी नेता दिखाए हैं, उनको एक प्रकार से देश में अराजकता फैलाने वाला उन्होंने बना करके प्रस्तुत किया है। और उस अराजकता के कारण देश की सुरक्षा कह लीजिए या देश रुक गया था, या उस अराजकता फैलाने के कारण ना चाहते हुए भी इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी थी, ऐसा एक चित्र फ़िल्म प्रस्तुत करती है। इवन राजनारायण जी जो इंदिरा गांधी के विरुद्ध लड़े थे और फिर उन्होंने वो कोर्ट में गए कि धांधली हुई है, वोटरों को पैसे बाँटे गए, चुनावी सरकारी यंत्रणा का चुनाव में उपयोग किया गया। तो पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इंदिरा गांधी के विरुद्ध निर्णय सुनाया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इंदिरा गांधी के विरुद्ध निर्णय सुनाया गया। वो जो पूरा कोर्ट केस का सीन है ना, फ़िल्म में मात्र 2 या 3 मिनट, 2 मिनट भी शायद वो केवल दिखाया है सीन। और उस पूरे सीन को आप देखेंगे ना, तो वहाँ पर क्लियरली फ़िल्म दिखाने का प्रयास करती है कि जैसे इंदिरा गांधी को जानबूझकर फँसाया गया था उस केस में। इंदिरा गांधी की जैसे तो कोई गलती ही नहीं थी। मतलब ऐसे-ऐसे आरोप उस वकील को लगाते हुए दिखाए ना कि भाई आपने तो ये वाहन उपयोग कर लिया था, आपने तो ये चीज़ उपयोग कर ली थी। एक सामान्य व्यक्ति जब फ़िल्म देखेगा ना, लगेगा यार ये क्या आरोप लगा रहे हैं, ये तो सभी करते हैं, तो इसमें क्या इंदिरा गांधी को फँसा दिया इन लोगों ने। लिटरली इस प्रकार की इमेज वो प्रस्तुत करती है फ़िल्म। और जो वकील इंदिरा गांधी पर ये प्रश्न पूछ रहा है या आरोप लगा रहा है, उसको बिल्कुल किसी मूर्ख की तरह फ़िल्म में उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो फ़िल्म के इंटेंशंस तो क्लियर थे, वो कहीं पर भी छुपाती भी नहीं है फ़िल्म कि उसको क्या करना है। और बाकी मुजीबुर रहमान के परिवार को जब मारा जाता है बांग्लादेश में, तो उसके बाद में इंदिरा गांधी बहुत बिलक-बिलक कर रो रही है, परेशान है। और संजय गांधी जब माँ से मिलने के लिए वो आते हैं, तो इंदिरा गांधी कहती है कि देखो उन लोगों ने मुजीबुर रहमान और उनके परिवार को पूरा मार दिया है। अब जो आपातकाल के बाद ये सब लोग बाहर आएँगे जेलों से, तो ये लोग हमारे भी परिवार को मार देंगे।
अब कौन लोगों ने मुजीबुर रहमान के परिवार को मारा और कौन यहाँ पर जेल से बाहर आकर मारने वाला था, मतलब फिल्म क्या कहने का प्रयास करती है, ऐसे ऐसे डायलॉग्स फिल्म में डाले हैं ना। और जितना मैंने सुना, जिस पुस्तक पर ये फिल्म आधारित है वो भी एक वामपंथी कम्युनिस्ट विचारधारा के ही लेखक है। तो पहले ही अगर कोई ऐसी बुक चूज कर रहा है फिल्म बनाने के लिए, तो फिल्म में तो वही बातें दिखाई जाएंगी। बहुत ज्यादा खराब फिल्म, मतलब मैं तो कल इतना फ्रस्ट्रेटेड, इतना परेशान था ना फिल्म देखने के बाद में। अम, मैं तो कल कल भी मैंने कहा था कि बड़े से बड़ा कांग्रेसी भी हो ना, वो भी इस प्रकार से इंदिरा गांधी का महिमा मंडन नहीं कर सकता था जिस प्रकार से कंगना रनौत ने इस फिल्म में किया है। और जैसे 1970s का दौर था, मतलब जस्ट इंडिया ने आज़ादी के बाद अपना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया था, तो यूएस और रशिया दोनों के विरुद्ध भारत देश खट रहा था उनको। तो ये अगर हम देखें तो जो वर्ल्ड पावर टैक्टिक्स चल रही थी, एक सोवियत ग्रुप था, एक कोल्ड यूरोपियन वॉर का वेस्टर्न समय ग्रुप था। था, कोल्ड वॉर का समय था। तो उस चीज़ को कैसे दर्शाया है मूवी में कि भारत अपना स्टैंड कैसे मेंटेन कर रहा है, या इंदिरा गांधी पे किन लोगों का इन्फ्लुएंस है, इसको कैसे दिखाया गया है मूवी में? वहां पर भी इंदिरा गांधी को एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता के रूप में ही फिल्म प्रस्तुत करती है। उस समय के अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भारतीयों को लेकर के जो कुछ आपत्तिजनक बात कही थी वो फिल्म में उन्होंने दिखाई है कि ये लोग अपनी आबादी बढ़ा भी कैसे रहे हैं, महिलाओं के साथ में संबंध भी कैसे बनाते हैं, भारतीय महिलाएं मुझे बिल्कुल ही अनअट्रैक्टिव लगती है। इस प्रकार की बात जो उनके बीच में हुई थी वो फिल्म ये में तो उन्होंने हेनरी दिखाई गई किसिंजर है। और उनका ऑन रिकॉर्ड आया था। हाँ, वो उनकी, और वैसे भी वो रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट थे। और मैंने तो हमेशा से कहा है कि जो अमेरिकन, ये पूरे वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स ही जो है, उनका दूसरे देशों की तरफ देखने का दृष्टिकोण यही होता है। वो इतने एक्सट्रीम लेवल पर नेशनलिस्ट होते हैं ना, अपने देश को लेकर के, अपने कल्चर को लेकर के, कि वो बहुत कॉमन बात है। मतलब ये कोई बहुत अलग बात का ये बात नहीं। आप अगर क्रिश्चियन कंजर्वेटिव्स के विचार अगर देखेंगे ना, अमेरिकन हो या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के वो अपने देश और अपने कल्चर को लेकर के ऑब्सेस्ड है। वो आप सुपीरियोरिटी उनकी, कॉम्प्लेक्स। हाँ, हाँ, वो तो सुपीरियोरिटी है ही। और कॉम्प्लेक्स वो होता है। आज भी मैं, वो पूरी निर्लज्जता के साथ में उन्होंने जो जेनोसाइड किए हैं प्राचीन सभ्यताओं के, उसको आज भी वो डिफेंड करते हैं। केवल डिफेंड या जस्टिफाई नहीं करते, उसको सेलिब्रेट करते हैं वो। कई सारे कंजर्वेटिव स्पीकर्स है यूट्यूब पर, उनके वीडियोस वगैरह अगर हम देखें ना, तो वो इसमें बिल्कुल भी छुपाते नहीं है। वो क्लियरली कहते हैं कि यहाँ की जो इंडिजिनियस ट्राइब्स थी वो कितने घटिया थे, बर्बर थे, ह्यूमन सेक्रीफाइस करने वाले थे, उनको तो समाप्त करके जैसे उपकार किए हैं दुनिया पर। तो उनका प्राचीन सभ्यताओं की तरफ, दूसरे देशों की तरफ देखने का यही दृष्टिकोण है। तो वो तो रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट थे, तो ऑब्वियसली ये बात हो सकता है कि इससे भी ज्यादा बुरी बातें उन्होंने कही हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 70 के दशक में जो कोल्ड वॉर का समय था, और भारत को जिस प्रकार से जो मित्रों आर्काइव की बातें जो निकलकर सामने आई थी, जो हमने प्राच्यम की जो साहिब्स 2 करके जो एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी, साहिब्स और उसका सेकंड पार्ट, उसमें भी ये बातें क्लियरली दिखाई गई है कि किस प्रकार से कांग्रेस के किन किन नेताओं को उस समय उनके संबंध थे केजीबी के साथ में, सोवियत के साथ में, किन किन नेताओं को फंडिंग की गई थी। इन बातों का कहीं पर भी फिल्म में उल्लेख नहीं है। और बाकी जो इंदिरा गांधी को, जैसे कि मैंने कहा, एक बड़े प्रखर राष्ट्रवादी नेता के रूप में उन्होंने बना करके प्रस्तुत किया। और ये भी फिल्म एक चित्र बनाने का प्रयास करती है कि कांग्रेस वहां पर उस समय कम्युनिस्टों के विरुद्ध थी। अब कुछ लोग ये तर्क दे रहे थे, कल मैंने ये जब बात कही मेरे रिव्यू में, तो कुछ मित्रों ने कहा कि कांग्रेस तो हमेशा से ही कम्युनिस्टों के विरुद्ध ही रही है। तो देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भले ही वो कम्युनिस्टों के विरुद्ध कांग्रेस आज भी लड़ती है, आज भी कई सारे राज्यों में, चाहे वो केरला हो, पश्चिम बंगाल हो, तो वो कम्युनिस्टों के विरुद्ध कांग्रेस तो आज भी हमें दिखाई देती है। इसका अर्थ वो कोई कम्युनिज्म के विरुद्ध है ऐसी बात नहीं है। वो कांग्रेस स्वयं एक कम्युनिज्म का सबसे खतरनाक वेरिएंट में तो कहूंगा। और ये तो केवल पॉलिटिक्स के लिए वो कम्युनिस्टों के विरुद्ध लड़ते हुए दिखती है। परंतु अगर आपको चलो दिखाना भी था कि चलो, संजय गांधी का कैरेक्टर एक सीन में, रे नाम का एक ऑफिसर है, उसको वो ऑर्डर दे रहा है कि इमरजेंसी लगने से पहले ही तुम सबको जाकर के अरेस्ट करने के ऑर्डर पास कर दो। तो रे नाम का जो ऑफिसर है वो कहता है कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, अभी तो इमरजेंसी का ऑर्डर पास भी नहीं हुआ है। तो संजय गांधी उस ऑफिसर को, रे को, कहता है कि ये जरा कम्युनिस्टों के साथ में उठना बैठना है ना, तुम जरा कम कर दो। तो फिल्म यही दिखाने का, वहां पर एक चित्र बनाने का प्रयास करती है कि इंदिरा गांधी वो प्रखर राष्ट्रवादी है, और ये जो देश में अराजकता फैला रहे थे वो वामपंथी वगैरह है, अटल जी हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो। ठीक है, जॉर्ज फर्नांडिस जी के सोशलिस्ट विचारधारा के विचार रहे हैं, वो हमने उनकी विचारधारा भी पढ़ी है। परंतु
आप वो एक डायलॉग डाल करके एक ऐसा चित्र बना रहे हैं कि कांग्रेस जैसे प्रखर राष्ट्रवादी हो और वो कम्युनिज्म के विरुद्ध है। पर सच्चाई यह है कि भले ही पॉलिटिकली वो भले ही कम्युनिस्टों के विरुद्ध आज भी वो लड़ती है, परंतु उनकी जो पॉलिसीज है, उनके जो विचार है, या जो कांग्रेस का हमेशा से स्टैंड रहा है, वो एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के कम्युनिस्ट विचारधारा वाला ही या सोशलिस्ट विचारधारा वाला ही रहा है। और अगर आपको वो दिखाना भी था कि वो कम्युनिज्म कम्युनिस्टों के उस समय विरोध में थे, तो ये भी दिखा देते कि भाई वहां पर किस प्रकार से फिर देश के संस्थानों को वामपंथियों को सौंप दिया गया था इमरजेंसी के समय में, किस प्रकार से सोवियत के साथ में इनके कनेक्शन थे, केजीबी के साथ में इनके कनेक्शंस थे, ये भी दिखा देते फिर। परंतु वो एक डायलॉग डाल करके कि संजय गांधी कह रहा है कि कम्युनिस्टों के साथ में उठना बैठना बंद करो, तो वो एक अलग ही चित्र फिल्म बना करके प्रस्तुत करती है, जो मुझे बहुत बहुत ज्यादा गलत लगा। तो ये ये तो नेहरू का भी था कि वो तो कम्युनिस्ट के विरोध थे, पर वो स्वयं सोशलिस्ट विचारधारा से आते थे। उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी बनाई थी। इंदिरा गांधी का भी वो लड़ती कम्युनिस्ट के विरुद्ध थी, वो पावर के लिए, पर उनकी जो आइडियोलॉजी थी हम्म, वो तो सोशलिज्म की थी। केजीबी से बिल्कुल फंडिंग आती थी और वहां पे यहाँ पे कैसे करीबन 20 न्यूज़पेपर्स को केजीबी ने खरीद रखा था और उनके पेरोल पे थे। ये सब तो मित्रों आर्काइव्स में बताया ही गया है। तो ये बिल्कुल, ये मतलब सब बातें, ये बातें दिखानी चाहिए थी, परंतु फिल्म ऐसा चित्र प्रस्तुत करती है कि कांग्रेस बहुत बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी है और वो इन देश में अराजकता फैलाने वाले कम्युनिस्टों से परेशान होकर के उनको ना चाहते हुए भी इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। एक ऐसा चित्र वो फिल्में बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा गलत था। अटल जी का भी चित्रण जिस प्रकार से किया गया है ना, मुझे वो पर्सनली बिल्कुल ही गलत लगा। कहीं पर भी अटल जी को वो सम्मान के साथ में तो उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है। जस्ट वो सिंहासन खाली करो, सामने जाकर के लोगों को भीड़ जमा करके वो जो भी है लोगों को जैसे उकसा रहे हो, इस प्रकार की बातें वो फिल्म में प्रस्तुत होती है। और इन सब बातों से इंदिरा गांधी जिसने देश के लिए इतना कुछ किया, इतना सब कुछ, जो पहले जितना भी महिमा मंडन वो कर सकते थे, चाहे वो पोखरण का वो न्यूक्लियर टेस्ट हो, या उससे पहले 1900 जो अलग अलग युद्ध हुए हैं उस समय इंदिरा गांधी का जो स्टैंड रहा हो 1971 के समय, इन सब बातों को दिखा करके पहले पूरा महिमा मंडन किया गया है। और उसके बाद ये दिखा रहे हैं कि ये लोग कुछ देश में अस्थिरता उत्पन्न कर रहे थे, अटल जी वगैरह ये सब, जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह मिलकर के अस्थिरता उत्पन्न कर रहे थे एक इतनी प्रखर राष्ट्रवादी नेता के विरुद्ध। और इस कारण से वो इतनी मेंटल ट्रॉमा में है, इतनी पीड़ा में है कि ना चाहते हुए भी उनको इमरजेंसी लगानी पड़ी। ये क्लियरली ये चित्र फिल्म बना करके प्रस्तुत करती है। अब तो अब 1971 के आज युद्ध के के समय के परिप्रेक्ष्य बाद में देखें तो इंदिरा गांधी को मोदी जैसा नेशनलिस्ट दिखाया है और बाकी जो जनता दल बीजेपी के नेता थे, उनको आंदोलनजीवी जैसा चित्रण किया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, यही फ़िल्म दिखाती है। और 1971 के युद्ध के समय भी अगर हम देखें, सैम मानेकशॉ जी के साथ में उनके जो कुछ विरोधाभास थे विचारों में, और उन बातों के कारण जीवन भर जिस प्रकार से सैम मानेकशॉ जी को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, उन्हें अपमानित किया गया, उनके उनके अंतिम संस्कार के समय भी कांग्रेस क्योंकि बड़े नेता नहीं गए थे। ये सब जो बातें सैम मानेकशॉ जी के पूरे जीवन भर जो उन्हें सहना पड़ा, उसका भी कहीं पर भी आप दिखाते हैं ना, 1971 के समय सैम मानेकशॉ जी को दिखा रहे हैं तो उनके बीच का विवाद दिखाते हैं, किस प्रकार से उनका विरोध या उन्हें किस प्रकार से नीचा दिखाना, या जो कुछ भी सैम मानेकशॉ जी के साथ में हुआ उसका कुछ तो हिंट उन्हें देना चाहिए था 1971 के युद्ध का समय जब वो दिखा रहे हैं, परंतु फिल्म में उसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। और यही बात मेघना गुलजार की जो सैम बहादुर नाम की फिल्म आई थी, हुँ। जिसने राजी जैसी प्रोपेगेंडा फिल्म भी बनाई है, उस समय सैम बहादुर के रिव्यू में भी मैंने ये बात कही थी कि पूरा गलत तरीके से चित्रण किया गया है। मतलब जिन्होंने सैम मानेकशॉ जी को प्रताड़ित किया, परेशान किया, उनकी जो पेंशन या जो कुछ भी उनकी पैसे बाकी थे, वो उन्हें जीवन भर नहीं दिए गए। जब वे बेड पर थे उस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उन्होंने जाकर के वो अंतिम समय में उनको वो पैसे दिए थे। ये जो जीवन भर उनके साथ में हुआ, उसका तो कहीं पर मेंशन ही नहीं है। कुछ दिखाया ही नहीं गया कि इंदिरा गांधी किस प्रकार से उनका वो हुई थी सैम मानेकशॉ जी के विचारों के कारण, या वो जिस प्रकार से उन्होंने कुछ उत्तर दिए थे, कहीं पर भी इन बातों का फिल्म में मेंशन नहीं है। और आगे चल के अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस को एक काउंटर था, तो एसजीपीसी को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने भिंडरनवाले प्रॉप अप किया था। तो इस बारे में कुछ दिखाया है खालिस्तान प्रॉब्लम के लिए कि कैसे इंदिरा गांधी ने वो डील किया था, गोल्डन टेम्पल का क्या इश्यू हुआ था, इसके बारे में कैसे चित्रण किया गया है? बहुत ही कम समय में इस बात को उन्होंने दिखाया है। हालाँकि ये एक अच्छी बात फ़िल्म दिखाती है कि खालिस्तान की जो समस्या है वो कांग्रेस के द्वारा ही खड़ी की गई थी। भिंडरनवाले को भी कांग्रेस ने ही खड़ा किया था, ये बात फ़िल्म दिखाती है, परंतु वहाँ पर भी इंदिरा गांधी को पूरी तरीके से फ़िल्म क्लीन चिट देती है। केवल संजय गांधी ने
ये इसकी पूरी प्लानिंग की थी। संजय गांधी ने कुछ लोगों के साथ में मिलकर के भिंडरनवाले को खड़ा किया था। ये बात फ़िल्म सामने क्लियरली दिखाती है। तो वहाँ पर भी भिंडरनवाले को भले ही उन्होंने दिखाया हो, कांग्रेस ने ही उसे खड़ा किया, ये भी बात फ़िल्म दिखाती है। वहाँ पर भी इंदिरा गांधी को पूरी तरीके से फ़िल्म क्लीन चिट देती है और उस पूरे समय में इंदिरा गांधी बिल्कुल मानसिक रूप से अस्थिर थी, बहुत मेंटल ट्रॉमा में थी, देश में जो अराजकता फैली हुई है, उससे वो बहुत परेशान थी। ये ही एक चित्र फ़िल्म प्रस्तुत करती है। तो खालिस्तान की समस्या ठीक है, कांग्रेस के द्वारा ही खड़ी की गई थी, ये एक बात फ़िल्म दिखाती है, पर पूरा का पूरा जो कुछ भी गलत बातें कुछ हुई भी है ना, वो संजय गांधी के द्वारा हुई है। पूरा का पूरा ठिकरा वहाँ पर फ़िल्म फोड़ देती है। और एंडिंग में फिर संजय गांधी कुछ ज़्यादा ही वो क्या कहे एग्रेसिव। कि एग्रेसिव हो गए थे और उस गुस्से-गुस्से में वो एक दिन प्लेन उड़ाते-उड़ाते उनका प्लेन क्रैश हो गया। इस प्रकार से उनकी मृत्यु को दिखाया है। इसके साथ में इंदिरा गांधी उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी जो कई सारी बातें हमें पढ़ने को मिलती है, वो भी उनका भी कहीं पर भी फ़िल्म में उल्लेख नहीं है। जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, चलो उनका व्यक्तिगत जीवन है वो कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पर एट लीस्ट जो बातें पब्लिक डोमेन में, पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है, उन्हें एट लीस्ट सही दृष्टिकोण से दिखाना चाहिए था, परंतु सही दृष्टिकोण तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर पूरी तरीके से जो वामपंथी, लेफ्टिस्ट या कांग्रेस जो बातें हमें जिस दृष्टिकोण से जो बातें बताती आई है, उसी दृष्टिकोण को ये फ़िल्म सामने रखती है। और लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या और उसके बाद कैसे पावर स्ट्रगल हुआ यहाँ पे, तो उसके बारे में कुछ चित्रण किया गया है यहाँ पे कि उसमें किसका हाथ था या क्या था? कुछ भी नहीं। फ़िल्म के शुरुआत में कुछ सेकंड के लिए केवल ये उल्लेख आता है कि नेहरू जी के द्वारा लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। वो अपनी बेटी को नहीं बनाना चाहते थे और इस कारण से इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा हर्ट थी, वो नेहरू के विरुद्ध थी और पिता के द्वारा किस प्रकार से बेटी को साइड किया जा रहा है और लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, इस बात से इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा पीड़ा में थी, गुस्से में थी और शास्त्री जी का प्रधानमंत्री बनना और उसके बाद में तुरंत एक सीन में बताया जाता है कि वे प्रधानमंत्री बने हैं और दूसरे सीन में उनकी रहस्य में मृत्यु हो गई। जस्ट ये एक डायलॉग और उसके बाद में रहस्य में मृत्यु का एक डायलॉग, इतना ही शास्त्री जी के बारे में फिल्म में बताया गया है। पावर स्ट्रगल वगैरह तो वो कुछ नहीं। शुरुआत में केवल जब फिल्म की ओपनिंग होती है तो वहां पर इंदिरा गांधी को उनके दादाजी वो बता रहे हैं कि सत्ता का महत्व कुछ वो बता रहे हैं कि हुँ। ये जिस जगह हम है वो इंद्रप्रस्थ उसे पहले कहा जाता था, बाद में उसे दिल्ली कहा गया। तो जो सत्ता की भूख उस समय इंदिरा गांधी के अंदर सत्ता का एक जग गई थी, ऐसा वो शायद वो उस समय बताना चाहते थे फिल्म के माध्यम से। परंतु उसके बाद में नेहरू और इंदिरा गांधी के बीच में कुछ अनबन हुई। नेहरू अ, शास्त्री जी को वो उस समय प्रमोट कर रहे थे। पार्टी की सत्ता मतलब उस उनके हाथ में वो देना चाहते थे कंट्रोल। परंतु इस बाद कारण से इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा उस समय परेशान हो गई थी, गुस्से में थी और उसके तुरंत बाद में रहस्यमय मृत्यु की न्यूज़ निकल कर सामने आती है। एक और बात नेहरू का भी जो चित्रण किया गया है, वो भी पूरी तरीके से जो वामपंथी जिस प्रकार से महिमा मंडन करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर नेहरू का भी महिमा मंडन हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अक्साई चीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा भूभाग जो चीन के पास नेहरू की गलत नीतियों के कारण चला गया था और उसको जिस प्रकार से डिफेंड किया नेहरू ने संसद में कि भाई वो तो पूरी तरीके से बंजर जमीन थी, 17,000 फीट की ऊंचाई पर है, वहां कुछ उगता भी नहीं है, कहाँ है किसी को पता भी नहीं है, घास का तिनका भी नहीं आता। तो कांग्रेस के ही महावीर त्यागी जो मंत्री थे, उन्होंने संसद में ही उठकर कहा था कि मेरे सर पर भी कुछ नहीं उगता। तो ये जो ये बातें हमें पढ़ने को मिलती है, उससे बिल्कुल अपोजिट चित्र फिल्म में दिखाया गया है कि नेहरू वो ज़मीन जाने से बहुत ज़्यादा पीड़ा में थे। वो बिस्तर पर है और वो ज़मीन जाने का बहुत उन्हें दुःख है। इस प्रकार का एक चित्र वो फ़िल्म में दिखा रहे हैं। रेडियो पर भी शायद वो कुछ बता रहे हैं इसको लेकर के। तो मतलब मैं तो इसलिए कहा कि भाई कोई कांग्रेसी भी इस हद तक जाकर के अ, महिमा मंडन नहीं कर सकता था कांग्रेस का, जो यहाँ पर इस इमरजेंसी फ़िल्म में किया गया है। और एक जो सारे दर्शकों को अपेक्षा थी कि ट्विटर पे हम बहुत थ्रेड्स पढ़ते हैं, इस पे काफ़ी वीडियोज़ भी बन चुके हैं कि कैसे साधुओं की दिल्ली में हत्या हुई थी और हुँ, हुँ। कैसे निष्ठुर तरीके से उनको मारा गया था। तो आज हम यहाँ पे देखते हैं, अगर थोड़ा-सा पालघर में 2 साधुओं का ये हो गया तो एक नेशनल न्यूज़ बन गया, उस वक़्त तो इतने साधुओं को मारा गया था। तो वो चित्र कैसे दिखाया गया है मूवी में? आपको याद होगा एक सलमान खान की भारत नाम की फ़िल्म आई थी। शायद हुँ, 2018 या 19 में आई थी। आज 5-6 जी। वर्ष हो गए हैं। मैंने उसका जब रिव्यू किया था ना, तब मैंने उसमें कहा था कि पूरी एक जर्नी दिखाई है सलमान खान के कैरेक्टर की। स्वतंत्रता का समय, उसके बाद में 1960-70 का दशक,
तो ये पूरा 80-90 पूरा उनका जीवन उस कैरेक्टर की जर्नी दिखाई है। मैंने उस वीडियो में कहा था कि भाई इस फिल्म में ये बातें क्यों नहीं दिखाई, ये इतिहास क्यों नहीं दिखाया, कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड क्यों नहीं दिखाया, 1966 में जो साधुओं का उनके ऊपर जो ओपन फायरिंग की गई थी, ये सब बातें क्यों नहीं दिखाई। मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि सलमान खान या वो अपनी फिल्म में ये दिखाते। यहाँ पर तो कंगना रनावत जो अपने आप को राष्ट्रवादी दिखाने का प्रयास करती है, तो मैं कहां से क्या एक्सपेक्ट कर रहा था बॉलीवुड से, पर यहाँ पर तो जो राष्ट्रवादी अपने आप को कहते हैं वो तक अपनी फिल्मों में इतिहास का वो पहलू कभी नहीं दिखाते। जो निर्दोष साधु गो हत्याबंदी की मांग करने के लिए वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर जिस प्रकार की ओपन फायरिंग की गई, और आज भी लेफ्ट का इकोसिस्टम जिस प्रकार से उसको छुपाता है या उसको जस्टिफाई करने का प्रयास करता है कि भाई वो साधु तो देश के लिए खतरा बन गए थे, इतनी आगजनी तोड़फोड़ कर रहे थे और संसद पर पता नहीं चढ़ाई करके जाने वाले थे। और कुछ तो मैंने तो कल विकिपीडिया का आर्टिकल पढ़ा, वो आप मैं कहूंगा विकिपीडिया का आर्टिकल पढ़िए, इतनी गलत सलत बातें उन साधुओं के बारे में वहां पर लिख करके रखी ना कि इसके पीछे तो सीआईए का हाथ था और पता नहीं क्या क्या, और देश के लिए खतरा बन गए थे वो, तो वो ओपन फायरिंग ना चाहते हुए भी जैसे करनी पड़ गई ये बातें। और वहां पर कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के भी आर्टिकल्स आप अगर पढ़ेंगे ना, तो ये दिखाने का प्रयास करते कि भाई नहीं वो तो खतरा बन गए थे बहुत, और कुछ 7-8 लोग ही तो मरे थे, 7-8 साधु ही तो मरे थे। कुछ ऑफिशियल आंकड़े वो दिखा रहे हैं अलग अलग न्यूज कटिंग्स वगैरह के उस समय के। तो ऑफिशियल आंकड़ा तो ठीक है 7-8 का हमें पढ़ने को मिलता है, रियलिटी में कितने लोग साधुओं की हत्या हुई थी, कितनों को मारा गया था, वो तो आज भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को छोड़कर के हमारे पास में दूसरा कोई स्रोत नहीं है जानने का वो। परंतु जिस प्रकार से उसको बताया जाता है ना कि भाई 7-8 लोग ही थे, तो क्या वो कोई कीड़े मकोड़े थे जिस प्रकार से बातें लोग कहते हैं। यहाँ पर आप दूसरी तरफ देख लीजिए, जब नोटबंदी हुई थी, कोई कहीं पर लोगों की मृत्यु नहीं हो रही थी, पर लेफ्ट के इकोसिस्टम में देखिए सैकड़ों लोग मर रहे हैं नोटबंदी की लाइनों के कारण, इस प्रकार की झूठी अफवाह ये लोग फैला रहे थे। अभी जो किसान आंदोलन हुआ उस समय भी आप देख लीजिए 700 किसानों की मृत्यु हो गई, वामपंथियों ने अपने आंकड़े ये सोशल मीडिया पर फैला करके रखे हैं। परंतु जहां पर सच में साधुओं पर ओपन फायरिंग हुई, उसको ये इस प्रकार से मतलब जैसे कुछ तुच्छ लोग हो, क्या हो गया 7-8 लोग मर गए, तो इस प्रकार से अभी भी न्यूज आर्टिकल्स में अगर आप हम पढ़ते हैं उसके बारे में, तो ये इस प्रकार की भाषा लेफ्ट के इकोसिस्टम से देखने को मिलती है। और जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं कंगना रनावत जैसे, उनको तो मतलब कहना ही क्या, वो उनके लिए तो वो बातें एग्जिस्ट ही नहीं करती, या वो तो वामपंथियों की पुस्तकों पर ही फिल्में बना रहे हैं। तो आप इस मूवी को कितने स्टार्स देंगे? मैंने तो 0 स्टार्स दिए थे, हो सके तो इसको तो माइनस में देने चाहिए, क्योंकि टॉर्चर के अलावा ये फिल्म और कुछ भी नहीं है। और अभी मैंने कंगना रनावत का एक इंटरव्यू भी देखा था इसी फिल्म के प्रमोशन के समय, तो उन्होंने कहा है कि अभी 1000-2000 करोड़ वाली कुछ फिल्में हैं, उनमें देखो महिलाओं को कैसे डिमीन किया जा रहा है, इस प्रकार की। हुँ, तो 2000 करोड़ की तो एक पुष्पा ही है, पुष्पा 2 जो अभी आई है, और दूसरा एक शायद एनिमल के बारे में वो कह रहे होंगे 1000 करोड़ की, क्योंकि एनिमल की आलोचना भी की थी कंगना रनावत ने। हुँ। तो अब प्रॉब्लम ये है ना कि उनकी जो फेमिनिस्ट और वोक मेंटेलिटी है ना, अभी अतुल सुभाष उनका भी केस जब आया था उस समय भी जिस प्रकार का वक्तव्य उन्होंने दिया था, या पुष्पा 2 या एनिमल की बात करें, भाई रश्मिका मंदाना को एक गृहिणी दिखाया है, और एक गृहिणी को देख करके उनको महिलाओं को डिमीन करना कैसे लग गया उनको पता नहीं। एक स्त्री है जो अपने पति से प्रेम करती है, पूरे फिल्म में छाती ठोक कर मेरा पति मेरा पति मेरा पति भगवान है इस प्रकार की बात कर रही थी, उसमें कौन सा डिमीन करना हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आया। और अगर तृप्ति डिमरी के सीन को लेकर के वो कह रही होंगी, तो भाई उनकी भी फिल्मोग्राफी की बहुत सारी बातें वो मैं बोलना नहीं चाहूंगा, परंतु इनको प्रॉब्लम अश्लीलता से नहीं है, इनको एक स्त्री को गृहिणी दिखा दो या पति पर प्रेम करने वाला दिखा दो, तो इन वोक और फेमिनिस्ट विचारधारा के लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी बोलने के लिए तो उनकी भी फिल्मों के बहुत उदाहरण दिए जा सकते हैं, पर वो मैं नहीं जाना चाहूंगा। परंतु इससे उनके जो एक वो फेमिनिस्ट विचार है ना, ये सब बातों से पता चलते हैं, चाहे वो अतुल सुभाष केस पर उनके द्वारा दिया गया वक्तव्य हो, या अभी जो कुछ बातें उन्होंने कही है जो बहुत ज्यादा गलत है। पता नहीं ये कैसे कुछ लोग उनको महिमा मंडन भी करते हैं कंगना रनौत के, उनको उनके कुछ स्टेटमेंट्स का। मुझे बहुत गलत लग रहा है ये जो कुछ भी हो रहा है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। आपने बहुत अच्छी तरीके से इमरजेंसी का दर्शकों के लिए रिव्यू किया, और मेरा ख़्याल है कि आपके रिव्यू देखने के बाद शायद ही अभी कोई थिएटर्स में जाएगा। वैसे भी थिएटर्स खाली है, इसके बाद तो शायद ही कोई जाएगा। धन्यवाद, जय श्री इस राम। जय श्री राम, धन्यवाद।